नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी जैसे नेता को सबके सामने भरे सदन में अगर कोई आईना दिखाए तो भला मोदी जी कैसे बर्दाश्त करेंगे। और शायद इसीलिए आज 10 साल में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 ईयर्स, जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, आज पहली बार वो लोकसभा में, सदन में बहुत टेंस दिखे। उनके चेहरे पर बहुत तनाव था और शायद इसकी वजह यह थी कि सामने नेता विपक्ष राहुल गांधी मोदी जी के एक एक धागे खोलते चले जा रहे थे। आप कह सकते हैं कि मोदी जी का हर धागा आज राहुल गांधी ने सबके सामने खोल दिया। अब दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी जी के 10 साल के जितने कच्चे चिट्ठे थे सब सामने खोल कर रख दिए। उन्होंने कहा कि चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो नोटबंदी हो, ये सारे फैसले मोदी के थे। ये सरकार के फैसले नहीं थे, ये मोदी के खुद के फैसले थे जिससे इस देश का बेड़ा गर्क हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश में एक डर का माहौल बना रखा और इतना डरा दिया है कि उनकी पार्टी में भी भय का माहौल है। राहुल गांधी ने नाम लेकर कहा कि राजनाथ सिंह और गडकरी जैसे लोग अगर सामने बैठे हो मोदी जी के तो मुझसे नमस्ते करने में डरते हैं। ये है डर का माहौल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी एक एक करके मोदी जी के हर धागे खोलते गए। राहुल ने यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी तो दरअसल इंसान ही नहीं है, हम लोग इंसान हैं, लेकिन मोदी जी तो बायोलॉजिकल नहीं है। मोदी जी के तार तो सीधे भगवान से जुड़े हैं, मायावी हैं मोदी जी। पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। दोस्तों, सच ये है कि आज राहुल गांधी ने मोदी जी के हर मंत्रालय, हर महकमे की जैसे कलई खोलती हो, तार तार कर दिया मोदी का सारा सिस्टम। मिसाल के तौर पर रक्षा मंत्रालय में अग्निवीर का तीर छोड़ा राहुल ने, जो सीधे राजनाथ और मोदी के लगा। इसी तरह से कृषि मंत्रालय का जब उन्होंने पन्ने पलटने शुरू किए तो उन्होंने किसानों के लीगल एमएसपी की बात उठाई, जहां पर मोदी फिर तिल मिलाए। अमित शाह को उन्होंने कभी कश्मीर पे घेरा तो कभी मणिपुर पे घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी जी, ऐसा लगता है मणिपुर हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है, मणिपुर जल रहा है और आपकी हिम्मत नहीं जाने की। गली गली आप घूम रहे हैं और मणिपुर नहीं जा सकते आप। घेरते ही चले गए। हालत यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मोदी सरकार पर एक आदमी आज भारी है और पूरी की पूरी कैबिनेट, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, मोदी खुद हो या शिवराज हो, हर मंत्री राहुल गांधी के सवालों का जवाब देता रहा, सफाई देता रहा। अब राहुल के हमलों से जब मोदी जी और शाह साहब सदन में ढेर होते हुए दिखे, आप कह सकते हैं चारों खाने जब चित हो गए, तो अंततः आखिर में मोदी जी ने फिर हिंदू कार्ड खेला, अपना पसंदीदा कार्ड खेला और उन्होंने कहा एक मसले पर कि राहुल गांधी हिंदुओं को कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं, राहुल गांधी का टारगेट हिंदू है। ये कहकर मोदी ने दिशा बदलने की कोशिश करी, माहौल बदलने की कोशिश की। असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। अब दोस्तों, ये अलग बात है कि मोदी जी ने सारे हिंदुओं को एक तराजू में तोलने की कोशिश करी और इस पूरे मुद्दे को हिंदू वर्सेस राहुल गांधी या हिंदू वर्सेस कांग्रेस कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि साहब, जो हिंदू धर्म है ये कभी भी नफरत नहीं सिखाता, ये कभी भी हिंसा नहीं फैलाता, हिंदू धर्म कहीं ना कहीं अहिंसक है। दरअसल राहुल गांधी का टारगेट मोदी था और वो कह रहे थे कि मोदी जी का जो हिंदुत्व है, जो बीजेपी का हिंदुत्व है, ये नफरत फैलाने वाला है। वैसे तो हिंदू अहिंसक है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता।
हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। अब दोस्तों, राहुल गांधी का जो एक छोटा सा वीडियो क्लिप बीजेपी चला रही है या गोदी मीडिया चला रही है, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब हिंदू जो हैं वो हिंसक होते, दरअसल ये जो टुकड़ा है ये उन्होंने मोदी जी के लिए कहा था। अगर राहुल गांधी का आप पूरा वीडियो देखेंगे, जी हाँ, अगर वो पूरी क्लिप देखेंगे 25-30 सेकंड की, तो एकदम साफ जाहिर है कि राहुल गांधी हिंदू धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी जो आलोचना है वो मोदी पर फोकस है, मोदी पर केंद्रित है। वो मोदी को हिंदू धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं, बीजेपी को ठेकेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ठेकेदारी मैं चलने नहीं दूंगा। आप जिस तरह से हिंदुओं के मन में भय पैदा कर रहे हैं, मैं ये चलने नहीं दूंगा। और इसी पर मोदी जी चिढ़ गए थे, जहां पर उन्होंने पूरे डिबेट को पलटने की कोशिश की। खैर, ये बात अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा, अगर आप पूरी बहस देखते हैं। बहरहाल, जो आज का असली सवाल है वो ये है कि क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष की जो जंग है, क्या असलियत में शुरू हो चुकी है? और इस जंग में कहीं ना कहीं आज, कम से कम आज, मोदी जी कमजोर दिखे। और क्या मोदी जी आगे चलकर भी इस जंग में कमजोर पड़ सकते हैं? बिग क्वेश्चन। दो खास मेहमान हैं आज हमारे साथ। लखनऊ से प्रोफेसर रविकांत हैं और इंदौर से संदीप मनुधन हैं। संदीप मनुधन दरअसल मोदी की फ़िलॉसफी, मोदी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इसको पूरी तरह से ट्रैक करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। और प्रोफेसर रविकांत राजनीति को आर पार की निगाह से देखते हैं और बेबाकी से आपके सामने तथ्य रखते हैं। दोनों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि आज की जो बहस है राहुल वर्सेस मोदी, ये आने वाले दौर में कहीं ना कहीं देश की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित कर सकती। क्योंकि ये याद रखिएगा कि मोदी जी 370 पर नहीं खड़े हैं, 350 पर नहीं हैं, 303 पर नहीं हैं। मोदी जी आज 240 की संख्या पर खड़े हैं और ये संख्या बहुमत से काफ़ी कम है। यानी कहीं ना कहीं अगर कुछ भी उलटफेर होता है संसद में तो खेल पलट भी सकता है। जिस कुर्सी पर मोदी बैठे हैं वहाँ पर राहुल गांधी भी आ सकते हैं। जी हाँ, आखिरकार संख्या बल पर सब निर्भर है। बहरहाल, मैं चाहूँगा कि आप एक बार संदीप मनुधने को सुने, आप एक बार प्रोफेसर रविकांत को सुने और आप खुद समझें कि देश की राजनीति की दिशा किस तरफ जा रही है और मोदी चाहकर भी अब दिशा को मोड़ नहीं पा रहे। प्रोफेसर साहब, ये जो आज कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, ये जो 1.5 घंटे से ज्यादा का भाषण था, पूरी तरह चढ़े रहे और मोदी और अमित शाह ने कल्पना नहीं की थी कि उनके सरकार में रहते हुए आज राहुल गांधी सदन में, लोकसभा में, हाउस में धागे खोल देंगे। मोदी के धागे मोदी के आगे, अमित शाह के धागे अमित शाह के आगे, सारे धागे खोल दिए। डॉक्टर साहब, दीपक जी, धागे खोल ही नहीं दिए, धागे तोड़ दिए। ओहो, सारी गांठें जो लगी थी वो टूट गई, मतलब धागे की पूरी रील खाली कर दी, रील खाली कर दी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के अधिकांश लोगों को बड़ा मजा आ रहा था। उनकी खामोशी आप देखिए और बॉडी लैंग्वेज आप देखिए नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, पूरा एहसास। डॉक्टर साहब, एक मिनट रुकिए, आपने बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि राहुल गांधी जब एक के बाद एक बाउंसर मार रहे थे तो अमित शाह और मोदी को छोड़कर बाकी जो लोग बैठे थे पीछे बाराती, जिसमें से कोई मंत्री नहीं बना, कोई 3-3 बार का सांसद जिसको मोदी ने पूछा नहीं, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, जैसे रविशंकर टाइप के लोग या निशिकांत दुबे जैसे लोग, कई बार के सांसद बट नो मिनिस्टर। आप ये कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली। और जो मिनिस्टर बने हैं वो भी, आप राजनाथ सिंह को देख लीजिए। मोदी जी की मन की बात तो होती है, राजनाथ सिंह जी के मन की बात आप सोच लीजिए, आप शिवराज सिंह चौहान के मन की बात सोच लीजिए, नितिन गडकरी के मन की बात सोच लीजिए। उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं कि कितना सुकून मिल रहा होगा आज उनको। जो बात पिछले 10 साल में
वो अपने नेता से के बारे में नहीं कह सके। मतलब हालत उनकी ये है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं, क्योंकि मुहावरा वो है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। और इस बात को राहुल गांधी ने रेखांकित किया कि डर जो पैदा किया गया है वो सिर्फ विपक्ष के लोगों में नहीं, देश की जनता में नहीं, मुसलमानों में नहीं, दलितों में नहीं, बल्कि बीजेपी के भीतर भी डर पैदा किया गया। नाम लिए उन्होंने बाकायदा कि नरेंद्र मोदी के सामने राजनाथ सिंह तो नमस्कार नहीं करते हैं, डरते हैं इतना, गडकरी जी नहीं बोलते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि कितना सुकून भरा होगा, और आज बड़ा चैन की नींद आएगी इन सबको बिस्तर पर जी। क्या हाँ, मोदी जी का आज धागे तोड़े गए हैं, खोले नहीं गए हैं। सिर्फ धागे खोले नहीं गए, धागे तोड़ ही दिए सारे। मतलब अभी तक धागे खोले जाते थे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इतनी तेजाबी भाषण था, इतना तेजाबी स्पीच थी कि कोई कसर राहुल गांधी ने नहीं छोड़ी, चाहे ओम बिरला हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे आरएसएस हो, एक एक करके सबकी बारी बारी से, मतलब आप कह सकते हैं कि बैंड बजाते चले गए। मनु धने साहब, बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बीजेपी लगातार सारे गोदी मीडिया चैनल पे कह रही है कि राहुल गांधी ने आज हिंदुओं का अपमान कर दिया। राहुल गांधी ने आज हिंदुओं को कहा कि वो हिंसक हैं। राहुल गांधी ने आज हिंदुओं की बेइज्जती करी है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तिल का ताड़ बनाया जा रहा है? बीजेपी के पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। राहुल जी ने क्या बोला और बीजेपी उसको कैसे डिस्टॉर्ट करके बता रही है, इससे पहले मैं आपको सबसे बेसिक बात बता दूं। हम हिंदुओं के एकमात्र संरक्षक हैं और इसलिए हिंदू हमें वोट करें। बीजेपी और आरएसएस और उनके पूरे इकोसिस्टम के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण यूनिक सेलिंग पॉइंट रह गया है, क्योंकि इकोनॉमी में 80% आबादी के लिए इनके पास देने को बेहतर लाइवलीहुड नहीं बचे हैं, इसीलिए फ्री भोजन दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें स्पीड और स्केल के नारे दे दे के फटाफट फटाफट चीजें खड़ी की गई, वो कैसे कोलैप्स हो रही हैं वो हम देख चुके हैं। और ऐसे में 10 चीजें अभी गिना सकता हूं। तो ले दे के आने वाले चुनावों के लिए जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो इन्हें लगता है इनके पास है, वो है कि हम अकेले हिंदुओं के संरक्षक हैं। अगर राहुल गांधी तमाम धर्मों की तस्वीरें लोकसभा में दिखाते हुए, भगवान शिव शंकर की भी तस्वीर दिखाते हुए एक पॉइंट रखते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बहुत तकलीफ का सबब है। तकलीफ का सबब इसलिए है क्योंकि जो लगातार दुष्प्रचार किया गया है, अगर वो ही टूट गया तो फिर इनका वोट परसेंटेज कम से कम 7-8% से और गिर जाएगा बीजेपी का, और ये वो सहन नहीं कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने आज लोकसभा में जो बोला उसको हम सब ने लाइव देखा, बाद में भी मैंने 2-3 बार उसको पूरे को बड़े ध्यान से देखा। तुरंत उस मौके पर मोदी जी ने इंटरवीन करते हुए बोला कि राहुल जी सारे हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं, ये गंभीर बात है। राहुल ने वहीं क्लैरिफाई कर दिया कि आप अकेले हिंदू नहीं हैं, ना बीजेपी अकेले हिंदू है, ना आरएसएस अकेला हिंदू है। इस विवाद का पटाक्षेप वहीं हो जाना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा आईटी सेल, इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन, इतना बड़ा गोदी मीडिया नेटवर्क, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं संदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया कि मैं हिंदुओं को नहीं कह रहा था, मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो अपने को हिंदू बनाते हैं आप हिंसक हैं, आप नकली हिंदू हैं। राहुल गांधी ये कह रहे थे। आप जो हिंदुओं की तरफ से एकमात्र स्पोक्स पर्सन बनने का दावा करते हैं, ये था उनके कहने का मतलब कि आप अकेले हिंदू थोड़ी हैं। वो बिल्कुल गलत है। ना बीजेपी, ना मोदी जी, ना आरएसएस, यही बात वो बरसों से कहते आ रहे हैं और इसी पर उनको घेरा जाता रहा है। कभी कभी कुछ कम्युनिकेशन की कमियों की वजह से, कभी इंग्लिश हिंदी के मिक्स हो जाने की वजह से बीजेपी को मौका मिल जाता था, लेकिन लोकसभा में क्योंकि राहुल ने तुरंत ही प्रतिकार कर दिया कि नहीं 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 नहीं, मेरी बातों को तोड़िए मत। और उन्होंने फिर, तो इसमें बीजेपी के लिए एक्चुअली दीपक भाई जो प्रॉब्लम है वो ये कि जो उनका एकमात्र किला अब बचा है, क्योंकि इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, इतनी दुर्गति हो गई है कि उस पर तो एक पूरा प्रोग्राम 1 घंटे का आप अलग से रखिए तो मैं बताऊंगा। तो ले दे के बचता है रिलीजन का कार्ड। तो बीजेपी इसको भी काफी भड़काएगी, काफी इसको भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो मेरी रीडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरी जो रीडिंग है
भारत की राजनीति उस मुकाम को पीछे छोड़ के आगे निकल आई है। बीजेपी का इसमें नुकसान होगा क्योंकि उनके 10-12% कट्टर समर्थकों के अलावा जो लोग फेंस सिटर्स हैं वो भी बीजेपी की तरफ जाने की बजाय अब अगर ऐसी कट्टरता बीजेपी दिखाती गई वो इंडिया अलायंस के पाले में चले जाएंगे। ये मेरी बीजेपी को एक नेक सलाह है कि वो ऐसा ना करे। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तलवारें खिंच चुकी हैं और राहुल वर्सेस मोदी अब एक बहुत ही ज्यादा, मतलब एक भयावह, एक बहुत बड़ी घमासान आगे हम देखने जा रहे हैं? राजनीति क्या अब बहुत दिलचस्प होने वाली, आक्रामक होने वाली इस देश की? हाँ, निश्चित रूप से। और ये जो आक्रामकता है अब तो ये दोनों तरफ से। पहले सिर्फ ये था कि बीजेपी की तरफ से आक्रामकता थी, हिंदुत्व की आक्रामकता थी, शब्दों की आक्रामकता थी, लेकिन उसे राहुल गांधी ने अब अपनी पॉलिटिकल स्टाइल बना लिया। जब वो संविधान लेकर के चले, आरक्षण की बात की, आदिवासियों की बात की, दलितों की, मणिपुर की, कश्मीर की, उस समय राहुल गांधी का आप एग्रेशन देखिए। अब वो राहुल गांधी नहीं है कि जो विनम्र है, जो थोड़े शाई हैं। राहुल गांधी को अब उससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की हमारी छवि बनाएंगे। अब वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी वो है जो लंगोट लगा करके सीधा दंगल के मैदान में है कि दो दो हाथ आप करिए, अब इसके नीचे नहीं होगा कुछ। ये WWF की फाइट होने जा रही है, मोदी वर्सेस राहुल गांधी। अब सवाल ये है दीपक जी कि नरेंद्र मोदी क्या संभाल पाएंगे? जी जी क्या जी, नरेंद्र मोदी हिम्मत दिखा पाएंगे? लंगोट चुनौती को पहन स्वीकार के करेंगे? लंगोट पहन के राहुल गांधी अब अखाड़े में उतर चुके हैं और ताल ठोक दी है। अब पटकना पटकनी होनी है, जो भी है। संदीप भाई, चलते चलते एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपको लगता है कि अगर महाराष्ट्र का आपने क्योंकि जिक्र किया, महाराष्ट्र और हरियाणा जहां 4 महीने बाद चुनाव है, अगर यहां पर बाजी हाथ से निकली मोदी जी के, तो फिर खेल, मुझे लगता है क्या उल्टी गिनती मोदी जी की शुरू हो सकती 4 महीने बाद? मोदी जी की उल्टी गिनती अर्थव्यवस्था की चरमराई हुई हालत से, गिरते हुए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट से, शिक्षा में सब तरफ हो रही लीकेज और धांधलियों से और समाज में भयानक फैल चुके वैमनस्य से वैसे ही चरमरा चुकी है। किसी अंधे को ही ये सब नहीं दिखाई देगा। अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें हर 10 में से 7 से 8 हिंदू ने यह कहा था कि वो अन्य सभी धर्मों के लोगों के साथ पूरी तरह सौहार्द और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर हट गया तो समाज ही खत्म हो जाएगा। ये बस बीजेपी आरएसएस के समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अब आते हैं चुनावों पर। निश्चित तौर पर जो आपने कहा वैसा ही होगा, क्योंकि दीपक जी, मोदी जी पूरी ताकत उनकी इमेज की सिर्फ इस एक चीज पर बनी है कि वो जिताने वाले नेता हैं। लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में आंकड़े क्या कहते हैं? मोदी जी वोट जिताने वाले नहीं, वोट हराने वाले नेता बन चुके हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के कई नेता दबी जुबान में बोल चुके हैं। तो ऐसे हालातों में आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने अगर कुछ बहुत बड़े ब्लंडर कर दिए तो मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन अगर उन्होंने समझदारी से, मैच्योरिटी से गेम खेला तो ये विधानसभा चुनाव एक तरफा होने वाले हैं और मोदी जी की लीडरशिप पर डेफिनेटली सवाल उठेंगे। जी, आज महुआ मित्रा ने कहा भी था कि मोदी जी जहां जहां उन्होंने कैंपेन किया था इस लोकसभा चुनाव में, ज्यादातर जगहों पर मोदी जी को पराजय का सामना करने को मिला। डॉक्टर साहब, एक लास्ट लाइन आंसर चाहता हूं आपसे कि क्या महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड, ये तीनों राज्य अगर हाथ से निकलते हैं, क्योंकि तीनों जगह हालत बहुत खराब है बीजेपी की, और 4 महीने बाद यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं बड़े निर्णायक, क्या अगर ये बीजेपी के हाथ से ये तीनों राज्य निकलते हैं तो क्या मोदी जी के हाथ से दिल्ली की सत्ता भी निकल सकती है आने वाले दिनों में फिर? हाँ, निश्चित रूप से। और उसके बाद अभी जो खामोश बैठे हुए, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे नायडू जी हो, देखिए जब सत्ता का केंद्र कमजोर होता है तो उसके इर्द गिर्द के लोग भी खड़े होने लगते हैं। अब आप आज ही देखिए, राजनाथ सिंह की वो भावभंग बनाई थी जो पिछले 10 साल रही
या नितिन गडकरी उस तरह से नहीं, शिवराज सिंह चौहान उस तरह से नहीं कमजोर दिख रहे थे जो पहले थे। तो भीतर से भी और बाहर से दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा। और इधर राहुल गांधी जो अटैक कर रहे हैं ये तो है ही, तो खुद में नरेंद्र मोदी के लिए मुझे लगता है साइकोलॉजिकल बड़ा उनके सामना करना पड़ेगा मनोवैज्ञानिक दबाव। और अगर ये चुनाव हार गए तब फिर क्या होगा? तब तो फिर आपको योगी जी छोड़ देंगे क्या? अभी तो नहीं बोले, वसुंधरा जी ही थोड़ा बोली है। हर तरफ हर मोर्चे पर मोदी जी का जो दुश्मन है, चाहे पार्टी के भीतर हो चाहे पार्टी का बाहर हो, वो छुरी तेज कर रहा है, अपनी तलवार तेज कर रहा है। और आज राहुल गांधी ने भी बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ अपने 1.5 घंटे से ज्यादा के भाषण में सारे हमले किए, सारे धागे खोले, लेकिन नीतीश और नायडू को वो नहीं बोले। इसका मतलब नीतीश और नायडू से बैक डोर से, पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे या शरद पवार या उद्धव ठाकरे, इस तरह के लोग संपर्क में हैं। और मौका आने पर राहुल गांधी पत्ते खोलेंगे और हो सकता है तब चाचा जो हैं, हो सकता है वो फिर से कहीं पलट जाए। और नायडू बाबू जिनको हमेशा पैसे की तलाश है, पैकेज की तलाश है, जिस दिन मोदी ने पैकेज बंद किया उस दिन ये दोनों बैसाखियां हाथ से जा सकती हैं। और हो सकता है तब राहुल गांधी अपना असली कार्ड शुक्र। जी लास्ट लाइन संदीप जी। सिर्फ एक चीज बोलूंगा दीपक जी, आज 1 जुलाई से BNS के तीनों नए कोड प्रभावी हो चुके हैं। देश का कानून बदल चुका है। आने वाले 30 से 60 दिनों में, क्योंकि चुनाव के पहले के ये 30 से 60 दिन मोदी जी शाह साहब के लिए बहुत क्रूशल हैं, हमें ये वाकई में पता चल जाएगा कि इनका उपयोग अगर सरकार करना चाहती है तो किस दिशा में करने वाली है। और मेरे ख्याल से 31 अगस्त तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या BNS का राजनीतिक इस्तेमाल होगा, और अगर होगा तो क्या आने वाली राजनीति पलटेगी। ये चलिए देखेंगे होगा कि चाणक्य के जहन के अंदर क्या है, चाणक्य के दिमाग में क्या चल रहा है, कि किस तरह से जो नया कानून लाएं, कैसे उसका उपयोग करना और किसके ऊपर दुरुपयोग करना है, देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, राजनीति बहुत दिलचस्प होने जा रही है। और हमारे दोनों पैनलिस्ट मानते हैं कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड उसमें कुछ स्थिति डावाडोल मोदी जी की हुई तो दरी जो है पांव के नीचे से खिसक सकती है। और हो सकता है दरी खिसकाते हुए आपको कहीं चाचा दिख जाए, नीतीश कुमार दिख जाए, नायडू दिख जाए, हो सकता है ऐसा कुछ हो। संदीप जी आप आए और डॉक्टर साहब आप आए, आप लखनऊ से जुड़े, संदीप जी आप इंदौर से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बेबाक बातचीत आपने की, फैक्ट को सामने रखा, कैमरे पर सामने रख दिया आपने। एक राहुल गांधी बोल रहे थे, उसी बेबाकी के साथ जो राहुल गांधी कह रहे थे कि डरो मत, निडर रहो, आपने भी उसी तरह से आज कम से कम जहां लोग आज के दौर में बोलते नहीं, अभी भी गोदी मीडिया का गला जो है खोल नहीं पाया है, उस दौर में आप लोग खुलकर बोल रहे हैं। इसके लिए मैं आपको हमेशा से आपको फिर से बधाई दूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप यहाँ इस शो में आए। थैंक यू सो मच।